प्यारे बच्चों, कल के टॉपिक में आपने समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन में 3 प्रकार के थे, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कल आपने पढ़ा था कि असूत्री विभाजन क्या होता है और समसूत्री विभाजन क्या होता है। आज का अपना नया टॉपिक है अर्धसूत्री विभाजन। जैसा नाम से प्रतीत होता है, अर्ध मतलब आधे, सूत्री मतलब गुणसूत्र, विभाजन मतलब विभाजन। इस प्रकार का विभाजन जिसमें विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, उसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो है इसकी खोज फार्मर तथा मुरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? फार्मर तथा मुरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या समान बनाए रखता है। हम कैसे कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या समान बनाए रखता है? यह हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। तो ये द्विगुणित कोशिका में हुआ, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है, आप सभी जानते हैं। अब इसके बाद में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन से पुनः गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित हो गई। फिर इसमें पुनः अर्धसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्रों की संख्या पुनः आधी हो गई। फिर इसमें निषेचन होगा, गुणसूत्रों की संख्या पुनः द्विगुणित होगी। तो देखिए, प्रारंभ में गुणसूत्र थे द्विगुणित, फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, गुणसूत्र हो गए आधे, और फिर उसमें निषेचन हुआ, गुणसूत्र हो गए दुगने। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, गुणसूत्र हो गए आधे, युग्मक बने ना, गुणसूत्र आधे हो गए, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। फिर इसमें निषेचन हुआ, गुणसूत्र हुए दुगने। तो ये होगी पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी। इन तीनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2x, यानी गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। ये किसके कारण होता है? अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। अब मान लीजिए ये विभाजन नहीं होता, समसूत्री होता, तो यहाँ पे भी 2x होते, यहाँ पे भी 2x होते, इसमें निषेचन होता तो 4x हो जाते। यानी गुणसूत्रों की संख्या हर पीढ़ी में बढ़ती चली जाती, पर ऐसा तो नहीं होता है। ये गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। तो क्वेश्चन आता है, भाई गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है, कैसे? समझाइए। इसमें है कि गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनाते समय आधे हो जाते हैं, इसमें फिर पुनः निषेचन होता है और गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं और निषेचन के फलस्वरूप पुनः द्विगुणित सजीव का निर्माण होता है। इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। अब अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। समसूत्री तो एक ही प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, उसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, और ये सेकंड विभाजन होता है समसूत्री प्रकार का होता है। न्यूनकारी इसलिए क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और इसमें आधी की चौथाई तो होती नहीं है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्थात समान बनी रहती है, समसूत्री प्रकार का होता है। इसके अंत में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। कैसे होता है ये तो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट भी 2 अवस्थाओं में बटा होता है। पहली अवस्था आपने पढ़ी है इंटरफेज, और दूसरी है एमफेज। पहले भी आपने पढ़ा है इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज पुनः 3 अवस्थाओं में विभाजित होती है, G1, S और G2, 3 अवस्थाओं में विभाजित होती है। ये तीनों अवस्थाएं समसूत्री विभाजन की तरह से होती है। जैसा हम समसूत्री विभाजन में लिखते हैं, सेम उसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन में भी लिखना होता है। आप जानते हैं कि ये विभाजन की तैयारी की अवस्था होती है। अगर ये अवस्था कंप्लीट नहीं हो तो कोशिका विभाजन कभी भी नहीं होगा।
तो ये एज इट इज, जैसा आपने समसूत्र विभाजन में लिखा था, सेम ऐसा का ऐसा ये इंटरफेस में लिखना होता है। तो ये तो ऐसा का ऐसा वहीं से लिखना पड़ेगा। अब ये आता है एम फेज। ये कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो ये कौन सी होगी? मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये अवस्थाएं होती हैं। इसमें प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी होती है और ये 5 उप प्रअवस्थाओं में बटी होती है। बस यही अंतर होता है, बाकी तो ये पूरा समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। इसके मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, आप उसमें से पढ़ना ताकि टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। अब आता है पहली अवस्था जो हम पढ़ेंगे, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था। सेम इस अवस्था में भी ऐसा ही होता है। केंद्र झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होना प्रारंभ रहती है। ये तो होगा ही प्रोफेज में, केंद्र झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होना प्रारंभ रहेगी और अंत में ये पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। परंतु आपको ये पता है कि यहाँ कितनी अवस्थाओं में बटी होती है? 5 उप अवस्थाओं में बटी होती है। कौन सी? लैप्टोटीन, फिर है जाइगोटीन, फिर है पैकाइटिन, फिर है डिप्लोटीन और फिर है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस तो 5 प्रअवस्था है। तो बच्चों यही एक इसमें मुख्य अंतर होता है प्रोफेज का। बाकी सारी की सारी अवस्था समसूत्री विभाजन के समान होती है। सबसे पहला देखें लैप्टोटीन। इस अवस्था में ये केंद्रक झिल्ली है और ये केंद्रिका है, ये लुप्त होना स्टार्ट रहती है और जो ये गुणसूत्र होते हैं लंबे पतले धागे के समान संरचना के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, क्या केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होना स्टार्ट हो जाती है और गुणसूत्र होते हैं ये लंबे पतले धागों के समान दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद में लैप्टोटीन के बाद में सेकंड अवस्था होती है जाइगोटीन। सेकंड अवस्था कौन सी है? जाइगोटीन। जाइगोटीन इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होना प्रारंभ रहती है। भाई प्रोफेज के अंत में पूरी तरह से खत्म होगी, अभी क्या हो? लुप्त होना प्रारंभ हो रहती है। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं ये पास आते हैं और पास आकर के जोड़ों का निर्माण करते हैं। अध्ययन में सुविधा हो इसलिए हमने एक को डार्क कर दिया और एक को व्हाइट रखा। अब ये पास आकर के इसकी क्या बना दिया? पेयर या जोड़ों का फॉर्मेशन कर दिया। इस अवस्था में गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र जो ये लंबाई चौड़ाई में एक दूसरे के समान होते हैं, समजात गुणसूत्र यानी 2 समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं और पास आकर के पेयर या जोड़े का निर्माण करते हैं। तो इसमें जोड़े बनने की क्रिया है, इसको जाइगोटीन कहते हैं। जाइगोटीन के बाद में नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है पैकाइटिन। पैकाइटिन पैकाइटिन एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि आपने पढ़ा था जीन विनिमय। तो जीन विनिमय पैकाइटिन अवस्था के अंत में होता है। अब किस तरह से जीन विनिमय होगा? तो जो 2 समजात गुणसूत्र थे
तो एक दूसरे के पास आ गए थे। इन समजात गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड में विभाजन होता है। विभाजन से इनकी भुजाएं दो भागों में बढ़ जाती है। दो थी, किसमें बन गई? 4 में। तो पहले बाईवैलेंट, बाई का मतलब 2, अब कितने हो गए? टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट का मतलब 4। पहले 2 भुजाएं थी, अब इसमें कितनी हो जाती है? 4 भुजाएं हो जाती हैं। ऐसे ही इसमें विभाजन होगा, तो इसमें भी कितनी भुजाएं बन गई? 4 भुजाएं बन गई। अब यहां ध्यान देना होगा कि ये न दोनों भुजाएं जो है, ये तो एक ही गुणसूत्र की है, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ही गुणसूत्र की। पर देखिए ये भुजा और ये भुजा, ये तो अलग अलग गुणसूत्र की है, ये एक सिस्टर तो है नहीं, अलग अलग गुणसूत्र की है। तो इसको हमने कहा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों की जो भुजाएं होती है उसमें विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये 2 भुजाओं से 4 भुजाओं में अर्थात बाईवैलेंट से टेट्रावैलेंट में परिवर्तित हो जाते हैं। एक ही गुणसूत्र की भुजा को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, जबकि 2 अलग अलग गुणसूत्रों की भुजाओं को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। एक पार्ट तो ये हो गया। इसी में दूसरा भाग क्या होगा? जीन विनिमय। और ये ध्यान रखना बच्चों, जीन विनिमय जब भी होता है ये सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं होता, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है। तो अब मैं जीन विनिमय दिखा रहा हूं इसमें। देखो ये वो है जो डार्क कलर का था, और ये जो है वो कैसा है? लाइट कलर का। अब इसमें देखिए हुआ क्या है कि जो एक गुणसूत्र था इसका कुछ भाग टूट के तो इस पे आ गया, ये देखो डार्क भाग इस पे आ गया, और लाइट पार्ट था, क्लियर भाग, ये टूट करके इसमें आ गया। इसी तरह से हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ पे बीच में गुणसूत्र जहाँ संपर्क में आते हैं वहां गुणसूत्र का विभाजन होता है, और उस विभाजन से एक गुणसूत्र का कोई भाग टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर लग जाता है, और दूसरे गुणसूत्र का कुछ भाग टूटकर पहले गुणसूत्र पर लग जाता है। इस क्रिया को विशेष नाम दिया है, वो है जीन विनिमय। तो पैकाइडिन अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है। पहला परिवर्तन इसमें यह हुआ कि समजात गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है उनकी भुजाओं में विभाजन रहता है इस तरह से, जिससे 2 की जगह 4 हो जाती है, यानी बाईवैलेंट की जगह टेट्रावैलेंट दिखाई देने लगती है। अब इसकी 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक इस गुणसूत्र के एक इस गुणसूत्र, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के पास आती है, और जहां से ये टच होती है वहां से एक गुणसूत्र का कुछ भाग टूटकर दूसरे गुणसूत्र पे, और दूसरे गुणसूत्र का कुछ भाग टूटकर पहले गुणसूत्र पर आता है, जिसे एक विशेष प्रकार की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं जीन विनिमय। क्या क्रिया कहेंगे इसको? जीन विनिमय। अब इसके बाद में नेक्स्ट अवस्था आती है पैकाइडिन। पैकाइडिन में जहां से जीन विनिमय हुआ है वहां से गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। गुणसूत्र क्या करने लगते हैं? दूर जाने लगते हैं। जैसे ये देखिए, इस अवस्था में जैसे यहाँ जीन विनिमय हुआ था तो
गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और केवल एक बिंदु पर जुड़े रहते हैं। इस बिंदु पे एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसको कहते हैं काइएज मेटा। तो पैकाइडिन अवस्था, इस अवस्था में गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण होता है, गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और केवल एक बिंदु पर जुड़े हुए होते हैं जहां पे काइएज मेटा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? काइएज मेटा का निर्माण होता है। इस क्रिया को उपांति भवन, उपांति भवन यानी एक दूसरे के दूर जाने की क्रिया को उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। तो ये हो गया तीन को, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइडिन और डिप्लोटीन। लास्ट है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। देखो इस अवस्था में गुणसूत्र एक दूसरे से बिल्कुल दूर हट जाते हैं, तो दूर हट गए और उसकी दोनों भुजाएं जो एक दूसरे से अलग हुई थी वो वापस एक दूसरे से जुड़ जाती है इस तरह से। तो पहले जो चार भुजाएं दिखाई दे रही थी वापस इसमें दो भुजाएं दिखाई देने लगी। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? इस क्रिया में गुणसूत्र काइएज मेटा से भी पृथक हो जाते हैं और इसकी दोनों भुजाएं आपस में मिल जाती है जिससे यह टेट्रावैलेंट से पुनः बाइवैलेंट हो जाते हैं। टेट्रावैलेंट से पुनः बाइवैलेंट हो जाते हैं। जब ये क्रिया हो जाती है तो इसको डाइकाइनेसिस कहते हैं और केंद्र झिल्ली और केंद्रिका पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, केंद्र झिल्ली और केंद्रिका पूरी तरह से पृथक हुए, गुणसूत्र एक दूसरे से बिल्कुल दूर हट जाते हैं। तो ये क्रिया किसमें होती है? ये क्रिया होती है डाइकाइनेसिस के अंतर्गत होती है। अब इसके बाद में जो है इसमें आपने एक चीज और देखिए, इसमें आधा तो दिखा रहे हैं क्लियर गुणसूत्र और कुछ दिखा रहे हैं लाइनदार गुणसूत्र। तो ये इस बात को इंगित करता है कि जीन विनिमय हो चुका है। इसके बाद में फिर आता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट सेम उसी तरह की ये क्रिया होती है। मैं आपको इसके होमवर्क के रूप में इसके नोट्स भेजूंगा, उसमें आप पॉइंट्स देखना, सेम वही होती है। ये मध्य प्लेट है, गुणसूत्र मध्य प्लेट पर व्यवस्थित होने लगते हैं जैसा आपने उसमें पढ़ा था। तो गुणसूत्र कहाँ व्यवस्थित हो गए? मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो गए। दो प्रकार के तंतुओं का निर्माण होता है जैसा आपने कल पढ़ा था, सतत तंतु और असतत तंतु। सतत तंतु का निर्माण ध्रुवों से ध्रुवों तक होता है, ये लंबे तंतु जो है ध्रुवों से ध्रुव तक होता है। असतत तंतु का निर्माण ध्रुवों से गुणसूत्र बिंदु तक होता है। पर यहां पे एक चीज देखिए, ये समसूत्री विभाजन में दिशाएं बिल्कुल अलग थी। यहाँ गुणसूत्र बिंदु जो था वो मध्य पटलिका पर था और भुजाएं ध्रुवों की ओर थी, जबकि यहाँ उल्टा है। बस इतना सा अंतर है कि भुजाएं कहाँ है? मध्य प्लेट पर, और गुणसूत्र कहाँ है? बिंदु कहाँ है? ध्रुवों पर होता है। सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पर गुणसूत्र जो होती है मध्य प्लेट या मध्य पटलिका पर व्यवस्थित होने लगते हैं, परंतु इनका गुणसूत्र बिंदु तो ध्रुवों की ओर होता है, परंतु भुजाएं जो होती है वह मध्य प्लेट की ओर होती है। दो प्रकार के तंतु बनते हैं। ये असतत तर्कु तंतु जो ध्रुवों से गुणसूत्रों तक बनते हैं, दूसरा है सतत तंतु, ये लंबे होते हैं जिसका निर्माण ध्रुवों से ध्रुव तक होता है। तो ये मेटाफेज फर्स्ट में है। इसके बाद में नेक्स्ट जो होते हैं मेटाफेज के बाद में एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में आपने देखा था कि गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और बीच में अंतर्वेशी तंतु का निर्माण हो जाता है।
सेम इसमें भी यही होता है, ये गुणसूत्रों की दिशाएं बदल गई। जैसे भुजाएं जो पहले मध्य प्लेट की थी वो आप कहाँ होगी, ध्रुवों की ओर, और गुणसूत्र बिंदु जो ध्रुवों की ओर था वो कहाँ हो गया, मध्य प्लेट की ओर। और इसके बीच में एक तंतु का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं अंतर्वेशी तंतु। अंतर्वेशी तंतु, ये ध्रुव है, ये असतत तंतु है, और बीच में सतत तंतु। तो प्रतिकर्षण बल के कारण गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। दोनों गुणसूत्रों के मध्य अंतर्वेशी तंतुओं का निर्माण होता है। इसमें दो प्रकार के तर्क तंतु होते हैं जो पहले भी थे, पहला है असतत तंतु और दूसरा है सतत तंतु। अब उसके बाद में अवस्था जो आती है टीलोफेज फर्स्ट। कौन सी अवस्था आएगी, टीलोफेज। ये अवस्था बिल्कुल प्रोफेज की तरह से जो उसमें थी समसूत्र विभाजन थी, इसी तरह से होती है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र, आधे गुणसूत्र जो होते हैं ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और आधे गुणसूत्र दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट होने लगते हैं और गुणसूत्र वापस में मिलकर के गुणसूत्र जाल का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में क्या होते हैं कि गुणसूत्र पूर्ण रूप से ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें ये होता है केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट होने लगते हैं। तीसरा इसके लिए होता है गुणसूत्र वापस में मिलकर के गुणसूत्र जाल का निर्माण करते हैं। तो कल भी आपने ऐसा ही पढ़ा था। इस अवस्था में कितने पुत्री केंद्रक बने, तो 2 पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है। परंतु यहाँ पे मुख्य बात क्या आती है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी हो जाती है, इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो कितने पुत्री केंद्रक बने, 2, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, मात्र कोशिकाओं से आधी। समसूत्री विभाजन में आपने देखा था कि इसके अंदर साइटोकाइनेसिस या जीव द्रव्य विभाजन होता है, परंतु अब इसमें जीव द्रव्य विभाजन अभी नहीं होगा। जीव द्रव्य विभाजन नहीं होगा क्योंकि अब कौन सा विभाजन शुरू होगा, अब शुरू होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो इसके बाद कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। स्टूडेंट्स, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण रूप से समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। जो वहां पे अवस्थाएं लिखी थी वो यहाँ पे लिखनी होती है, बस इतना सा होता है कि वहां आपने समसूत्र लिखा था, यहाँ अर्धसूत्र लिखना पड़ेगा। तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको ध्यान से पढ़ना, मैं इसके होमवर्क भी भेज दूंगा, उसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से उतारना। थैंक यू।